हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अब कुछ सेशन हम जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित रखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जितने भी टाइप आपके बने एग्जाम के अंदर, उन एग्जाम के टाइप से संबंधित हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कराएं, क्वेश्चन समझाएं कि किस पैटर्न पे आपने काम करना है। और मात्र आपने बस ये है 10 12 15 टाइप जितनी भी है, इन्हीं को आपने फॉलो कर लेना है। तो निश्चित है कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पैटर्न लगभग लगभग यही रहता है। कैलकुलेशन ही हर बार चेंज होती है आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित। तो आज का ये हमारा जो क्वेश्चन, जो डाटा का हमने जो लिया है, ये 2021 के अंदर से ही आपका पेपर हुआ था। आपके सब्जेक्ट वाला नहीं, जिस दिन हिस्ट्री का था उस दिन तो नहीं था, लेकिन नेक्स्ट डे वाला जो 30 नवंबर को आपका एग्जाम था, उस दिन का ये डाटा का क्वेश्चन लिया है। वो वाले भी कराएंगे जो आपके हिस्ट्री से संबंधित थे, उसको संबंधित कल हम यहाँ पे आपको डाटा से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, आज ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा नजर मतलब स्क्रीन के ऊपर थोड़ा शो ऑफ कम हो, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद ही मतलब पेज पे टाइप करके, पेज पे लिख के तब मैंने यहाँ पे पीडीएफ तैयार की थी। तो आप अगर हो सके तो इसको एडजस्ट करना, लेकिन समझना बहुत ध्यान से है, समझना बहुत ही ध्यान से है। और आज का जो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन से संबंधित ये क्वेश्चन जो है आपका एवरेज से संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका एवरेज से संबंधित है। देखो, आप एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको कि आप डाटा का क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर होगा। यानी कि आपको नॉर्मल सी बात है, अगर आपको टेबल याद होगी, टेबल आपको याद होगी तभी आप डाटा कर पाओगे, है ना। मतलब एक प्रकार से देसी भाषा में, जैसे कि फटाफट वाली की भाई आपका 13 का टेबल सुना दीजिए। ये हिंदी में ज्यादा जिसके याद है तो वो ज्यादा जल्दी से कवर कर पाता है इनको, अगर कोई टेबल को पढ़े को अच्छे तरीके से हिंदी में अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन का गेम है, सारा कैलकुलेशन का गेम है। और दूसरी बात है, एक बात यहाँ याद रखना है, अगर आप सोचते हैं कि भाई हमारा टाइम टेकन है, हम कर तो लेते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो ये बात, इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि भाई अगर ये आपका 5 मिनट ज्यादा भी ले रहा है ना, लेकिन आपको लगता है कि हम इसको कर लेते हैं डीआई के क्वेश्चन को, आपको टाइम देना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए इस पर, क्योंकि ये नंबर आपके श्योर होते हैं। और जो अपने थ्योरेटिकल जो पार्ट होता है टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का, वहां आप श्योर नहीं होते, लेकिन यहाँ आपका श्योर होता है कि ये आपका सही है या ये आपका गलत है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक बात और, दो चीजों का विशेष तौर पे आपने डाटा में ध्यान रखना होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात है, आपको यहाँ पे अनुमान लगाना होता है। एक अनुमान यहाँ पे लगाना होता है कि क्या आपका मतलब कि जैसे कि आपने ऑप्शन देखना कि आपका ए ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है। इन चारों ऑप्शन को आपने बहुत ही बारीकी से एक बार नजर मारनी है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले। अगर लगता है आपको कि बहुत ही माइनर गैप इन ऑप्शन के बीच में है, तो तब कंप्लीट आपको कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ऑप्शन के अंदर बहुत सारा डिफरेंस है, तो तब एक अलग ही तरीके से क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो हम उन सभी पैटर्न से संबंधित यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी हो सकता है उससे संबंधित आपको यहाँ पे हेल्प जरूर मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो चाहे यूनिट वर्ड वाली बात हो, चाहे आपका, देखो जो आपका डीआई का क्वेश्चन बनता है ना, डीआई का क्वेश्चन या तो आपका बनेगा परसेंटेज से संबंधित, परसेंटेज से संबंधित, या फिर आपका बनेगा प्रॉफिट लॉस से संबंधित, प्रॉफिट लॉस से संबंधित, या आपका बनेगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित, या आपका बनेगा यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन से संबंधित, या आपका बनेगा टाइम स्पीड डिस्टेंस से संबंधित, ये आपका या टाइम वर्क से संबंधित। यहाँ से आपका डाटा का क्वेश्चन बनता है। तो आपको मैथमेटिकल जो बेसिक, जो इनकी टर्मिनोलॉजी होती है, जो बेसिक फंडा होता है इनका, उस बेसिक फंडे को भी आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित आना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश रहेगी कि 2021 से संबंधित सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्व कराए। आज तो मैं एक ही क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, नहीं तो अदरवाइज मैं जो दूसरी वीडियो लेके आऊंगा कल ही आपके लिए, तो उसमें एक साथ ही दोनों दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन एक साथ ही मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज आप इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, जो हिंदी वाले भी है इंग्लिश वाले भी, दोनों के लिए, कि निम्नलिखित सारणी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये लाइन यहाँ पे दी गई होती है ना, जो ये लाइन यहाँ पे दी गई है हिंदी वालों के लिए या इंग्लिश वाले इस लाइन को,
अगर आप लोग इस लाइन को बहुत ही बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं, इस लाइन को बहुत ही बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। आप डीआई का एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। आप डीआई का एक भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे अगर आप इसी लाइन को यहीं पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, यहीं पे आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपना कॉलम के अंदर आप आते हैं और इस लाइन को नहीं पढ़ रहे। तो ये लाइन आपके लिए जरूरी है। अगर ये समझ आ गया तो मान लीजिए आपका आधा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपका आधा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए कि निम्नलिखित सारणी में से किस एक पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम तो आप समझते हैं कि किस एक ट्रेड के अंदर, किस एक उसके अंदर, ठीक है ना, और वर्ग विशेष में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यानी कि सारणी में पाठ्यक्रम और वर्ग विशेष पाठ्यक्रम यानी कि ट्रेड और वर्ग विशेष भर्ती विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आप देखिए भाई कि जो वर्ग विशेष है या आपका जो पाठ्यक्रम है इसकी संख्या, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका बीटेक है, एमटेक है, एमफिल है, एमबीए है। ये बीटेक है, एमटेक है, एमफिल है, एमबीए है। यहाँ पे आपको दे रखा है ना भाई, तो ये आपकी ट्रेड यहाँ पे दी गई है। तो ये तो आपका आ गया कि यहाँ पे ये ट्रेड दे दी गई है, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, एमफिल हो गया, एमबी हो गया। तो ये बात होगी आपकी वर्ग विशेष में भर्ती विद्यार्थी आपके कौन से हैं वर्ग विशेष में, ठीक है ना, भर्ती विद्यार्थियों की संख्या। यानी कि 2016 में बीटेक में 96 स्टूडेंट है, यहाँ पे एमटेक में 24 स्टूडेंट्स है, एमफिल के अंदर 12 स्टूडेंट्स है, एमबीए के अंदर 52 है। ये इस प्रकार से 2017 में आपको दिया गया है कि यहाँ पे बीटेक में इतने हैं, एमटेक में इतने हैं, एमफिल में इतने हैं या एमबीए में इतने हैं। तो ये विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे आपको दी गई है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में सीटों की कुल संख्या कोष्टक में दी गई है, सीटों की कुल संख्या कोष्टक में दी गई है। यानी कि सीट ये है आपकी, जैसे कि आपको बोला है कि आपको बीटेक में 120 सीट है, आपकी बीटेक के अंदर 120 सीट है, लेकिन यहाँ पे 2016 में 96 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, 2017 में 110 ने एडमिशन लिया, 2018 में 108 ने एडमिशन लिया। आगे भी है, ये थोड़ा सा यहाँ पे कट हो रहा है, तो कल से इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखूंगा मैं भाई, ठीक है ना। आगे 2019 में 112 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2020 में 104 बच्चों ने एडमिशन लिया, ठीक है ना। तो ये है कि सीट है आपकी बीटेक में 120, लेकिन एडमिशन कितने बच्चे ले रहे हैं 16, 17, 18, 19, 20, ये आपके यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार से आपको एमटेक में कि यहाँ पे सीट जो है आपकी 30 है एमटेक के अंदर, तो 16 में इतने बच्चों ने एडमिशन लिया, 17 में इतनों ने लिया, 18 के अंदर इतने बच्चों ने लिया, 19 के अंदर इतने बच्चों ने लिया और 20 के अंदर आपका इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया, ठीक है। ये आपकी क्लियर होगी। अगर आप इस लाइन को और इस कॉलम को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना हमने। तो इसी प्रकार से एमफिल के दिए गए हैं, टोटल आपकी 20 सीट है, एडमिशन कितने हुए। एमबीए में टोटल आपकी 60 सीट है, एडमिशन कितने हुए। ये बातें अब आपकी क्लियर यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक चीज का और ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर भी इसी चीज का आपको एक आजकल डाटा के संबंध में एक आजकल समस्या आ रही है कि बार बार आपको स्क्रीन को यानी कि स्क्रॉल आपको बार बार इधर करना पड़ता है, उधर करना पड़ता है, ऊपर लेके जाना पड़ता है ना। तो उस चीज की प्रैक्टिस आप जो है पहले ही यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी अगर यहाँ पे समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ता हूँ एक बार, और देखिए यहाँ पे आगे भाई, ठीक है। तो कल से इसकी एक चीज का और ध्यान रखूंगा कि आज तो मैंने क्वेश्चन अलग से ले लिया है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं ये टेबल जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा सा हमने पीछे जाना पड़ेगा बार बार, लेकिन ये कर लेना है आपने। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, कि वर्ष 2016-2020 में बीटेक में औसत रिक्त सीटों की औसत संख्या क्या है। यानी कि इन्होंने बोला है कि आपने जो देखा है कि 2016 से लेकर, जो अभी आपने देखा ना कि 2016 से लेकर 2020 तक बीटेक के अंदर औसत रिक्त सीटों की औसत संख्या क्या है, बीटेक के अंदर रिक्त सीटों की संख्या क्या है। अब आपने एक बार दोबारा फिर वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे आपने उसको एक बार लिख लेना है कि बीटेक के अंदर, तो आपने देखा बीटेक में 120 बच्चे हैं और इन्होंने बोला है कि आपका जो है बीटेक के अंदर कितनी औसत रिक्त सीटें हैं, ठीक है ना, औसत बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं यहीं पे आपको इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करा दूं, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। बीटेक के अंदर पूछा है, देखो यहाँ पे आपको 2016 में 96 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, सीट थी 120, तो खाली कितनी सीटें बच गई। यहाँ पे रिक्त सीट पूछी है ना आपसे, वहां पे आपसे रिक्त सीट पूछी है, तो खाली सीट आपकी बच गई यहाँ पे 24, ठीक है। अगर ये माइनस करना है आपने, ठीक है। 2017 में 110 बच्चों ने एडमिशन लिया है, खाली सीटें कितनी बच गई है, तो खाली सीटें बच गई है आपकी 10।
इसके बाद में 2018 में 108 बच्चों ने एडमिशन लिया है, टोटल सीट 120 है। तो कितनी खाली सीटें बच गई है? खाली सीटें बच गई है आपकी 8। इसके बाद में 2019 में आप देखोगे कि 2019 के अंदर आपकी यहाँ पे 120 बच्चे थे, टोटल सीट थी 112 भरे हैं, तो खाली कितनी बच गई है यहाँ पे? सॉरी, तीसरे में 108 है, तो यहाँ पे 12 आपकी बचती है। तीसरे के अंदर 12 सीट आपकी बचती है और चौथे के अंदर यहाँ पे आपकी 8 सीट बचती है। और लास्ट में 2020 के अंदर 104 बच्चे एडमिशन लेते हैं और सीट कितनी बचती है? 16 सीट बच जाती है, 16 सीट। तो ये आपकी खाली सीट बच गई। ये आपकी क्या हुई भाई? ये खाली सीट हुई। 24, 10 और आपकी यहाँ पे 12, 8 और 16, 12, 8 यहाँ पे 16 है। तो आप अगर इनको ऐड करोगे, देखो औसत क्या होता है, अगर आपको पता होना चाहिए कि औसत क्या है। औसत होता है सभी को, आप सभी जितने भी नंबर आपके पास होते हैं उन नंबरों को आप डिवाइड, उनको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं जितने भी नंबर आपने लिए उससे, तो उसका औसत निकल आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने खाली सीट देख ली कि 2016 में 24 सीट खाली थी, 2017 में 10 थी, 18 में 12 थी, 19 में 8 थी और 2020 में 16 सीट खाली थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आप इसको ऐड करोगे अब, तो यहाँ पे आप देख लेना 4 2 6 और 8 14 और यहाँ पे 6 20, यानी कि 0 आ गई, ठीक है। यानी कि 2 यहाँ पे आपका कैरी ले लिया, 2 1 3 और 4 और 5 और 2 7, यानी कि 70 सीट खाली के 70 सीट इन 5 सालों के अंदर आपकी खाली रही है। कितने सालों के अंदर? 5 सालों के अंदर। तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई? एक बार अगर आपको डिवाइड भाग गुणा करना आता है तो बता दीजिए। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो बता दीजिए। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 14, यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई 14, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कितना आ जाएगा? 14 यहाँ पे आपका आ जाएगा। बात समझ आई भाई? ठीक है। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो फिर मैं आपके आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर देख लीजिए एक बार, इसका आंसर यहाँ पे आप देख लीजिए, तो इसका आंसर आपका 14 आ जाएगा। औसत आपको निकालना आ गया होगा। औसत वही होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आप 1 से 10 तक का औसत निकालिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1 से 10 तक का औसत, आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, चलो 6 तक का ही निकाल लेते हैं ना। मान लिया कि हमने 1 से 6 तक का औसत किया है, तो यहाँ पे आप नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। तो 21 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 से डिवाइड करने के बाद 6 3 18 और यहाँ पे 3 बचेगा, तो 6 5 30, यानी कि 3.5। ये कहीं इसका यहाँ पे औसत होगा, ये कहीं इसका औसत होगा। और भी दूसरे कई सारे तरीके होते हैं औसत को, लेकिन ज्यादा आपने घुमाना नहीं है इसको, ठीक है। इस बात का अगर आपको पता लग गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका रहता है, कहीं भी रहता है, तो आप उसको क्लियरली पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछा है कि विच कोर्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज इन इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम 2016 to 17, यानी कि बोला है कि 2016 से 17 तक किस पाठ्यक्रम में भर्ती विद्यार्थियों में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप एक बार जाइए कि कौन सी स्ट्रीम के अंदर, बीटेक के अंदर, एमटेक के अंदर, एमफिल के अंदर या एमबीए के अंदर, यानी यहाँ पे बोला है कि कौन सी ऐसी स्ट्रीम है। जैसे कि आपने साल तो देख लिया कि 2016 में दिए गए आपको कुछ नंबर, 2017 में कुछ नंबर दिए गए, यानी कि यहाँ पे बोला है कि 2016 से 17 में जब आप आओगे, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जहां पे विद्यार्थियों में जो वृद्धि हुई है, परसेंटेज ज्यादा वृद्धि कहां पे हुई है, परसेंटेज वृद्धि सबसे ज्यादा कहां पे हुई है, ये बातें यहाँ पे आपने देखनी है। तो एक बार आप जाइए इसके एक बार पीछे, एक बार मैं देख लेता हूं। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे 96 से 110 पे गए, यहाँ पे 24 से 36 पे गए। तो यहाँ पे मैं एक बार सीधा सीधा ही ले लेता हूँ, वहीं पे आगे लिख लेंगे 96 110, ठीक है। मैं थोड़ी सी याद समस्या आपको रहेगी, यहाँ पे 96 और 110, ये है 16 की बात, यानी कि बीटेक की बात है, ये है बीटेक की बात। और अगर मैं एमटेक की बात करूं, यहाँ पे बार बार ये वहां पे भी जाना पड़ेगा आपको, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एमटेक में आपको ये दिया गया है 24 और 26, यहाँ पे 12 14, एक साथ लिख लेता हूँ, 24 26 12 14, ठीक है। तो एमटेक में है आपका 24 26 और यहाँ पे एमफिल में है आपका 12 और 14। अब एमबीए में एक बार देख लीजिए, अब आपका एमबीए में एक बार देख लीजिए कि एमबीए में है आपका 52 और 57, 52 और 57। अब आपके पास ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया।
पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है कि किस पाठ्यक्रम के अंदर भर्ती विद्यार्थियों में उच्चतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी कि ये बोला है कि 2016 में 96 बच्चों ने एडमिशन लिया, 2017 में 110 ने लिया, तो इनके बीच में कितने परसेंट वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पे हुई है। तो आप वृद्धि कैसे निकालते हो, प्रतिशत कैसे निकालते हो, तो पहले तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको, पहले दोनों के बीच का अंतर देखना पड़ेगा आपको कि 96 और 110 में कितना अंतर है। आप बोलोगे कि 14 का अंतर है, 14 का अंतर है। यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 का अंतर है, यहाँ 26 और 24 में 26, पहले वही 26 थे, फिर यहाँ पे 26 से, अरे ये उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ मैंने उल्टा कर दिया इसको, एक बार दोबारा से चेंज कर लीजिए, कम से ज़्यादा पे हुई ना, 24 से 26 पे, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे भाई, 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। और मैं बताऊंगा आप गलती कहाँ पे करोगे, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। आपको जो मोटी मोटी जो आप देखते हैं कि मोटी मोटी जो नज़र लगा के देखते हैं, अरे 2 का ही तो डिफरेंस है, ये यहाँ तो 14 का आ रहा है, तो ये आंसर होना चाहिए, यहाँ तो 14 का डिफरेंस आ रहा है, तो आपका ये आंसर होना चाहिए। कई कई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे, अरे यहाँ तो बराबर ही होगा, जब आप सोचोगे यहाँ पे तो बराबर ही होगा, जब 2 यहाँ का डिफरेंस है, 2 यहाँ का डिफरेंस है, लेकिन ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे। आप ऐसे आप बहुत ही बड़ी गलती करोगे। इस चीज पे थोड़ा बारीकी से काम लेना है, लेकिन ये टर्म आपकी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे आपका 14 आपने डिफरेंस लिया, और आप जब भी परसेंटेज निकालते हैं कितने पे निकाला है, 96 पे, मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे 2 आपका डिफरेंस आया, कितने पे आया, 24 पे, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे 2 डिफरेंस आया, कितने पे आया, 12 पे, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे आपका 5 डिफरेंस आया, 5 डिफरेंस कितने पे आया, 52 पे, मल्टीप्लाई 100। अब आपको कैलकुलेट करना है, अब आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है। और कैलकुलेट देखो, अगर आप कंप्लीट भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अलग अलग निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे एक मोटा मोटा अगर आप सर्वे आप जैसे कि कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं शॉर्ट में अगर करके बताऊँ आपको, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेना इसको, नहीं तो हो सकता है पूरा शॉर्ट भी, लेकिन मैं वही है कि अगर एक एक चीज निकालेंगे तो लॉन्ग आपका प्रोसीजर हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे पहले क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसको जैसे है नॉर्मली आप करिए इसको, है ना। अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 100 ही इसको कर लेते हैं, 40 100 ही कर लेते हैं, तो आप 96 से इसको डिवाइड करके देखोगे, एक मोटा मोटा देख लीजिए। अगर आप इसको 40 100 को, यहाँ तो 96 है, तो अगर आप इसको 100 से भी डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 100 से भी डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, लगभग ये 14। तो आप इसको 96 से डिवाइड कर लो, ठीक है, 96 से ही डिवाइड कर लो इसको। तो इसको पहले छोटे उससे नंबर से कट करना है, तो 2 से ही कट कर लो, है ना। तो ठीक है, हाँ 48 पर ये आपका डिवाइड हो गया 2 से, और ये 2 7 जा 14, और 0 और 0, फिर दोबारा 2 से डिवाइड कर दो, 24। यहाँ पे आप ये हो गया आपका 350 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वैसे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, नहीं तो अगर कंप्लीट होता मैं शुरू से ही कर देता। तो यहाँ पे आप जैसे ही लगाओगे इसको डिवाइड करके देखोगे, मैं पहले आज वाला क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा लेंथी लेके चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे और क्वेश्चन आएंगे आपको उसको शॉर्ट कराता चलूंगा धीरे धीरे, ना। तो समझ लेना है, बस आपका एक क्वेश्चन समझ आना चाहिए। काफी दिनों बाद आज इसको प्रैक्टिस कर रहे हो गया, तो 24 बन जा 24, है ना, ये 11 हो गया, और 20 ये आपका हो गया कितना भाई, 11 हो गया। और यहाँ पे आप अगर देखोगे इसको, हाँ यहाँ पे आप देखोगे तो आसपास वही है, ये पास वही है कि ये 14 बार चलेगा, 24 4 जा 96 हो गया, और ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 14, और ये आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट आपने पूरा लेके नहीं चलना है, पूरा आपको अभी लेके नहीं चलना है, इसको यहीं पे रोक देना है 14 पे। तो आपको ये लग गया कि 14% की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। अगर आप इसको देखोगे तो इसको सीधा सीधा कट जाएगा, ये आपका सीधा सीधा कट जाएगा। तो जब 2 से 24 को कट करेंगे तो 12 बार आएगा, और 12 से इसको करेंगे 12 को जब 100 को 12 से डिवाइड करोगे तो ये आपको हो जाएगा 12 8 96, यानी कि 8% की आसपास बढ़ोतरी होगी। पॉइंट में आपको लेके नहीं चलना है, पॉइंट में आपको लेके नहीं चलना है, तो आपको पॉइंट में लेके नहीं चलना है, पॉइंट में आपको लेके नहीं चलना है। तो यहाँ पे मात्र आपको पता लग गया है कि ये एमटेक तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8% है, ये 14% है, इसको लेके चलना है। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 2 के नीचे डिवाइड में 12 है, तो 2 6 12, ठीक है ना।
और 6 से आप 100 को डिवाइड करोगे तो आप जानते हैं कि 1/6 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, 6 से 100 को डिवाइड करोगे तो 6 1 6 4 6 6 36, यानी कि 16% के आसपास। तो ये भी गया। अब ना तो आंसर इसका बी टेक होगा ना इसका आंसर एम टेक होगा, तो ये 16% में तो ये आ गया। अब आप इसको भी देख लीजिए, तो ये आसपास 10 बढ़ जाएगा, 5 10 है 50, और ये 10 से 10 बढ़ जाएगा, तो ये भी 10% के आसपास बढ़ोतरी होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई आपको कि आपको कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, कंप्लीट डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड उतना ही करना है जहां तक अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही माइनर में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो आपको पता लग गया कि एमफिल इसका आंसर है, यहाँ पे 16 पॉइंट समथिंग कुछ अपना यहाँ पे परसेंटेज आ रही है। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में छोड़ देना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको भाई। थर्ड क्वेश्चन कि 2016 से 2020 के दौरान, 2016 से 2020 के दौरान एमटेक और एमबीए में औसत रिक्त सीटों का अंतर पता लगाइए। कि 2016 और 2020 के दौरान एमटेक और एमबीए में, एमटेक और एमबीए में औसत रिक्त सीटों का अंतर पता लगाएं, ठीक है ना। देखिए एक बार कि 2016 और 2020 के दौरान एमटेक और एमबीए में औसत रिक्त सीटों का आपने अंतर लगाना है कि क्या औसत रिक्त सीट है। तो आपने जाना है सभी सालों में, सभी सालों के अंदर जाना आपने 2016 से 20 में, और औसत बताना है, एवरेज बताना है, इस चीज का ध्यान रखना है। एमटेक में अलग से निकाल के औसत बताना है, एमटेक का जो औसत आएगा और एमबीए में जो औसत आएगा, एमबीए के औसत से एमटेक का औसत को माइनस करके तब आपका ये अंतर निकलेगा, या तब आपका ये डिफरेंस निकलेगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, समझ में आया? क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन समझ आपका आना चाहिए कि 2016 से 20 के दौरान एमटेक और एमबीए में औसत रिक्त सीटों का अंतर क्या है। तो एक बार फिर आइए आप, मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपको मैं दे दूंगा 16 से 20 तक, 16 से 20 तक एमटेक और एमबीए के अंदर। तो मैं अगर वहीं पे लेके जाऊँ आपको, एमटेक में देख लीजिए भाई यहाँ पे 24 26 25 28 27, तो यहाँ पे यही चेक करके चले जाते हैं ना, ठीक है। तो एमटेक के अंदर यहाँ पे आपको 30 टोटल सीट है, और यहाँ पे आपको बोला क्या है वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन पे फिर जाइए भाई, कि यहाँ पे बोला है एमटेक और एमबीए में औसत रिक्त सीटें। देखो एक एक वर्ड का ध्यान रखना है, यहाँ पे एवरेज लिया है, यहाँ पे रिक्त लिया है, और यहाँ पे अंतर लिया है, यहाँ पे एमटेक है, यहाँ पे एमबीए। कहीं भी छोटी सी भी गलती आपने कर दी तो वहीं सोच लेना कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो रिक्त सीटें आपने बतानी है। तो रिक्त सीटें मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पे देख लीजिए एमटेक के अंदर, तो यहाँ पे अगर 30 टोटल सीट थी 2016 में, 24 भरी, तो रिक्त कितनी रही? तो रिक्त आपकी रही 6 सीटें। रिक्त सीटें आपकी कितनी रही? रिक्त सीटें रही आपकी टोटल 6 सीटें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे 2017 में 26 भरी है तो 30 थी, तो 4 सीटें रिक्त रही, फिर आपकी 5 सीटें रिक्त रही, फिर आपकी 2 सीटें रिक्त रही, फिर आपकी 3 सीटें रिक्त रही। तो टोटल सीट्स ये थी आपकी जो वैकेंट रही। तो 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17 और 3 20, तो 20 सीट टोटल रिक्त रही, वैकेंट रही आपकी 2016 से 20 तक एमटेक के अंदर। अगर इनका मैं औसत निकालूं तो 5 सालों की बात कर रहे हैं, तो 5 सालों का औसत तो आपका आ जाएगा 4। तो ओवरऑल ये है कि आप मान के चलना कि 4 सीट लगभग हर साल इनकी रिक्त रही। तो ये बात तो आ गई आपकी एमटेक की, ये बात तो आपकी आई एमटेक की। अगर ये बात आप एमबीए की निकालो, क्योंकि एमबीए का आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो 5 सीट यहाँ पे देखना, ये टोटल सीट 60 है, तो यहाँ पे आपकी 8 सीट तो ये वैकेंट रहती है, और 3 सीट ये वैकेंट रहती है, यहाँ पे 6 सीट आपकी ये वैकेंट रहती है, 4 सीट आपकी ये वैकेंट रहती है, और 12 सीट आपकी ये वैकेंट रहती है। तो टोटल ऐड कर दीजिए, 12 और 4 16 और 6 22 और 3 25 और 8 33, यानी कि यहाँ पे तो आपकी 20 सीट थी, यहाँ पे 33 थी, लेकिन 33 को आपने डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो एवरेज निकले ना। 5 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 5 टोटल 5 ही है ना आपका। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे 5 6 जा 30 पॉइंट लगाओगे तो 3 आएगा, 5 6 जा 30 है ना। तो यहाँ पे 6.6 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 4। अब आप आइए क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे आपका 6.6 आ गया और यहाँ पे आपका आ गया 4। तो यहाँ पे आपने देखो एमएससी के, यहाँ पे एमटेक के अंदर तो आपका आया था 4, और यहाँ पे आपका आया एमएस इसके अंदर एमबीए के अंदर 6.6। तो जब आप 6.6 में से इसको आप माइनस करोगे तो वो आपका इन दोनों के बीच का अंतर होगा, औसत का अंतर होगा, याद रखना औसत का अंतर। तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.6, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा भाई 2.6, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि विच ईयर हैज हाईएस्ट एवरेज इनरोलमेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किस वर्ष में उच्चतम औसत भर्ती हुई है?
किस वर्ष में उच्चतम औसत भर्ती हुई है, ये याद रखना है। 2017, 18, 19, 20। अब आपने क्या करना है, किस वर्ष में उच्चतम औसत भर्ती हुई। 17 की बात करेंगे, 18 की बात करेंगे, 19 की बात करेंगे, 20 की बात करेंगे। तो आपने सभी 2017 के अंदर सभी को आपने ऐड कर लेना है, चाहे वो बीटेक का हो, एमटेक का हो, एमबीए का हो या किसी भी स्ट्रीम का हो। 17 के अंदर आपको सभी को ऐड करना है, उनका औसत निकालना है। 18 के अंदर सभी को ऐड करना है, उनका औसत निकालना है। 19 के अंदर सभी को ऐड करना है, उनका औसत निकालना है। 20 के अंदर सभी को ऐड करना है, उनका औसत निकालना है। तो आइए एक बार फिर दोबारा पीछे चलिए और औसत निकालिए भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे 2017 को आपने 110 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 57 इसको आपने ऐड करना है, यानी कि 0, 6, 4, 10 और 7, 17 और 1 और 2 3 और 1 4 और 5 9 और 1 10, ठीक है। 1 और 1 10 हो गया यहाँ पे आपका, 1 और 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ पे आपका आ जाएगा भाई 2, ठीक है। तो 207 आपका हो गया, 207 तो डिवाइड करना पड़ेगा, 207 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे, तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे 4 5 जा 20 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 1 जा 4। तो आप इसको पूरा पॉइंटों में मत लेके जाइए, पॉइंटों में मत लेके जाइए। तो 2017 का आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 51%, 51% 2017 का आपका आ गया, ठीक है। तो अब आप 18 का देख लीजिए, ऐड करना आपने इन सभी को बस। अगर आपको गुणा भाग जोड़ घटा नहीं आता है ना, तो आप मान के चलिए आप डीआई को बहुत ही आसानी से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 8 और 5 13 और यहाँ पे 13 और ये कितना था वो, यहाँ पे 8 और 5 13 और ये यहाँ पे कट लग गया है, तो यहाँ पे आपका था ये 12, हाँ 12। 8 और 5 13 और 2 15 और 4 19, 2 19, ठीक है, 9 हो गया आपका। और यहाँ पे आपका आ गया कि भाई 2 और 1 3 और 5 8 और 1 9 और यहाँ पे आपका एक और, यहाँ पे आपका 9 आ गया। तो नहीं, एक बार इसको दोबारा से, हाँ ये कहीं ये 8 और 5 13 2 15 4 19, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी भाई, ठीक है। तो आपने इसके अंदर एक काम करना है, आपने भाई इसके अंदर इन सभी को आपने ऐड कर लेना। जैसे मैंने बताया, इन चारों को ऐड करना है, 4 से डिवाइड कर लेना, इन चारों को ऐड करना है, 4 से डिवाइड कर लेना, इन चारों को ऐड करना है, 4 से डिवाइड कर लेना है, और जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगी वही उसका सबसे सही उत्तर होगा। तो ये तरीका आपको यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विच ईयर हैज द मिनिमम वैकेंट सीट्स, विच ईयर हैज द मिनिमम वैकेंट सीट्स, ठीक है। तो बताइए कि 2016 में वैकेंट थी, 17 में थी, 18 में थी, 19 में थी, कौन से साल में सबसे ज़्यादा खाली सीटें थी। तो अब आप आइए वहीं पे वापस, 2016 17 18 19 20 में कहाँ पे सबसे ज़्यादा खाली सीटें थी। तो आप 16 के अंदर देखिए खाली सीटें, यहाँ पे आपने ऐड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 100 अगर आप ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो पेज पूरा का पूरा कवर हो गया, आपने क्या करना है, 120 में से 96 यहाँ पे माइनस करना है, 30 में से 24 माइनस करना है, यहाँ पे इसमें से ये माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है ना। तो 16 17 18 19 ये आपने क्या करना है कि आपने माइनस करते जाना है, और माइनस करके जो है आपका जितने भी आपका आएगा तो उनमें से आपने बताना है कि यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किस वर्ष में रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम रही है। तो रिक्त सीटों की संख्या न्यूनतम रही है, तो आपने बताना है, कैलकुलेट इसको करना है। अगर मैं आपको इसका आंसर भी आपको दूं तो 2019 इसका आंसर आएगा, 2019 इसका आंसर यहाँ पे आपका आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। 2019 इसका आंसर आएगा, और इससे ऊपर आएगा बताऊँ तो ये आपका 299 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा PDF के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम रही है भाई, इसको कल से नहीं होने देंगे, थोड़ा अच्छे से PDF को तैयार कराएंगे, और जो एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बारीकी से समझते हैं। तो आप बताइए कि आपको DI का क्वेश्चन कैसे लगा, क्या सभी क्वेश्चन आपको DI के करने चाहिए, आपको होने चाहिए, आने चाहिए। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।